चलिए बेटा, आज का लेते हैं सेशन, और आज के सेशन में है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। टाइटल नंबर बताएंगे आप मुझे? 3.4 एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये आज का टॉपिक है हमारा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा बेटा, बातें नहीं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फिर उसके अंडर हम लोग अगला पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन का इवैल्यूएशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इवैल्यूएशन ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन velocity from the equation of acceleration. फिर evaluation of velocity from acceleration versus time graph. From acceleration versus time graph. ठीक है, तो ये हमको 5 टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ना है। आज का फोकस हमारा पहला 2 टॉपिक है, इंशाल्लाह कल देखते हैं, बाकी तीनों को एक साथ ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कल। ठीक है, लिख लिया आपने कंटेंट्स? लिखो, ये लिखना चाहिए आपको सब चीज़ें। ये पूरा वो है, मैपिंग है आपका कि किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है अपने को। ये सारी मैपिंग करके आना चाहिए आपको, ये लिखना चाहिए। आप लोग नहीं लिख रहे तो लापरवाही कर रहे। चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है, एक एक टॉपिक में क्या, उसके सब टॉपिक्स क्या क्या है, ये सब मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, अभी तो फिलहाल आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि ये टॉपिक के ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक के ये क्वेश्चन है। जब आप नीट में देखेंगे तो क्वेश्चन डायरेक्ट, पहले तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, चैप्टर के बाद कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, टॉपिक के बाद कौन से सब टॉपिक से रिलेटेड है। ये पूरा मैपिंग करना पड़ेगा आपको, है ना। अब आपको ये अगर देखने की आदत तो ब्रेन मैपिंग कर लेगा बराबर, अरे ये उसका है रे भाई पार्ट, उसको सर ने बताया था ये तरीके से सॉल्व करना, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि पूरे चैप्टर का मैपिंग हो।
चलिए नेक्स्ट, जल्दी करिए। अब आई बारी एवरेज एक्सेलरेशन की। तो ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन है क्या? इट इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम required for that change। तो ये असल में रेशियो होता है ना। इसको एक मिनट, इस कॉल्ड एज एवरेज एक्सेलरेशन। तो भैया आपका एवरेज एक्सेलरेशन क्या है बेटा? इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट चेंज, है ना। इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? तो एवरेज एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपॉन t2 माइनस t1, वेयर v1 स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी और v2 का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। t1 है इनिशियल टाइम, t2 क्या है? फाइनल टाइम। इसको शॉर्ट में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा वेक्टर v अपॉन डेल्टा टी, है ना। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। आई बात समझ में? तो ये था हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। इसका एसआई यूनिट अगर देखा जाए तो क्या आएगा बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो वो क्या आएगा बेटा? L1 T माइनस 2, ठीक है। अब चलो, ये तो हो गया हमारा एवरेज एक्सेलरेशन क्या है उस बारे में। फिर इसके आगे कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड लिखना पड़ेगा हमको, नोट पॉइंट्स, नोट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन जो है ये असल में एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन किसी भी किस्म का हो वो क्या आएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, विच इज इन द सेम डायरेक्शन, which is in the same direction as that of change in velocity, जो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है as that of change in velocity। यानी जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। बोले सर समझा नहीं बिल्कुल भी। देखो मिसाल के तौर पे ये मान लो वेक्टर v1 है और ये वेक्टर v2 है। मेरे से पूछा गया है वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 कहाँ आएगा? तो मैं बोलूँगा वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, तो मतलब माइनस बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आया माइनस वेक्टर v1। तो मैं बोलूँगा ठीक है, वेक्टर माइनस वेक्टर v2 वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। अच्छा ठीक है, इसका जो भी वैल्यू रहेगा, जो रिजल्टेंट रहेगा वो किधर आएगा? बोले ये इधर आएगा। तो बोले ये क्या है? ये किसका डायरेक्शन है? तो बोले ये डेल्टा वी का डायरेक्शन है। यानी किसका डायरेक्शन है? चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो बोले जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का रहेगा वही डायरेक्शन आपका एक्सेलरेशन का रहेगा। आई बात समझ में आपको बेटा? तो ये इतना याद रखो आप। For uniformly accelerated motion, the value
ऑफ इधर से आना था, चलो ठीक है, आ जाओ, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। अब बेटा आप थोड़ा टाइम पे आया करें। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू विल बी सेम एज दैट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे कि आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी में था, है ना, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती थी, सेम होती थी। वैसे ही ये हो गया ना सभी का। नेक्स्ट, if acceleration is a function of time, then average acceleration within the time interval t1 to t2 can be calculated as, तो एवरेज एक्सेलरेशन, ये आपको इक्वेशन जो रहेगा एक्सेलरेशन का उसे इंटीग्रेट करना है विद इन द गिवन टाइम लिमिट t1 टू t2 डिवाइडेड बाय अपर लिमिट ऑफ टाइम माइनस लोअर लिमिट ऑफ टाइम, है ना। ये तो एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका आपको मालूम ही होगा। किसी भी चीज़ का एवरेज वैल्यू निकालना है अगर आपको, मतलब देखो इक्वेशन क्या का दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का, इक्वेशन क्या का दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का, और पूछ क्या लिया, एवरेज एक्सेलरेशन। खुद जिसकी इक्वेशन दिया है उसी की एवरेज वैल्यू पूछी हुई है। पिछली बार भी किए थे अपन ने, वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई थी और वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू पूछी गई थी, सेम मैनर, है ना। If A is function of position, then average acceleration within the limits of x1 x2 is average acceleration within the limits of f of x dx x1 to x2 upon x2 minus x1। इस तरह से अगर एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, है ना, उसकी इक्वेशन x के फॉर्म में, पोजीशन के फॉर्म में है, तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन इस तरह से निकाला जाएगा। अभी तो इस चैप्टर में एवरेज एक्सेलरेशन के ज़्यादा बड़े बड़े प्रॉब्लम्स नहीं आते, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स नहीं आते। आगे के चैप्टर्स जो मोशन ऑफ प्लेन में थोड़ा अच्छा खासा वहाँ पर लेवल का क्वेश्चन मिल जाता है। इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के प्रॉब्लम्स अच्छे आते हैं। उधर का पार्ट हो गया। तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए, एकदम बहुत आसान आसान क्वेश्चंस रहेंगे अभी। कंसीडर अ व्हीकल मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड is being
accelerated to 15 meter per second in 5 seconds. Full stop. In same direction. Full stop. Calculate average acceleration. आप एवरेज एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन करिए। बहुत इजी क्वेश्चन, बेसिक। ये तो 9वीं 10वीं में आते होंगे ऐसे क्वेश्चन है ये, 10वीं में भी नहीं आता होगा इतना इजी क्वेश्चन है ये। कि देखो एक पार्टिकल है जिसकी शुरू की स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इनिशियल स्पीड जो आपका बोला गया है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और थोड़ी देर के बाद उसकी स्पीड बढ़ गई और थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। 10 से कहाँ गए 15 पे। ये सब कितनी देर में हुआ, 5 सेकेंड में। तो भैया इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो भैया v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी, जो कि होगा 15 माइनस 10 अपॉन 5। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आसमान एक तरीका इसका ये भी होता है इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करने का, है ना। देखो ये तो ठीक है, अगर डायरेक्शन सेम है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मगर डायरेक्शन अगर बदल रहा है, डायरेक्शन अगर बदल रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम उसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करो। बोले कैसे, मान लो जो उसकी इनिशियल डायरेक्शन थी वो अलोंग एक्स एक्सिस थी, मान के चलो, उससे मेंशन नहीं किया, आप खुद बोल के चलो कि इनिशियल डायरेक्शन जो थी वो अलोंग एक्स एक्सिस थी। तो इन मेथड सेकेंड देखो बेटा, वेक्टर v1 इज इक्वल्स टू 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड एंड वेक्टर v2 इज इक्वल्स टू, बेटा आवाज नहीं, 15 आई कैप मीटर पर सेकेंड, है ना। ये क्या कर रहे हैं आप, वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा भाई ठीक है, आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 t2 माइनस t1। तो देखो भाई ये हो जाएगा 15 आई कैप माइनस 10 आई कैप अपॉन 5, जो कि 1 आई कैप मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन विद डायरेक्शन पता चल गया, है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना क्या ज़रूरी, बिना इसके तो हो जा रहा आसानी से। बिल्कुल यहाँ हो जा रहा आसानी से, आगे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे ना आपको, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये वेक्टर के फॉर्म में लिखने से बड़ा फ़ायदा होता है, कन्फ्यूजन बहुत कम होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है उल्टा, है ना। ये खास तौर से अभी थोड़ी एक आध प्रॉब्लम देखेंगे आप, उसमें पता चलेगा आपको, और ख़ास तौर से जब मोशन इन अ प्लेन में आप पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, तब आपको पता चलेगा। चलिए लिखिए, बेटा बातें नहीं।
2 सेकंड ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो एक चार्ज्ड स्फीयर था, वो किसी एक डायरेक्शन में जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अचानक से वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आता है और वो अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है ना, जहाँ से आ रहा था एग्जैक्ट वहीं वापस चले आता है, और ये सब 1 सेकंड में हुआ। तो उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। चलो करो ट्राई, फिर आप बताओ क्या आएगा आंसर। क्या आंसर आएगा आप लिखिए ये आंसर, मैं जब तक के अगला वहां पर लिखता हूं क्वेश्चन। Consider a vehicle moving at a speed of 10 meter per second is accelerated to 15 meter per second but in opposite direction. In 5 seconds. Full stop. Calculate average acceleration. मेरी राय रहेगी आपको कि आप उसे बिल्कुल सही -20 आएगा, आप उसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करो, मेरी राय रहेगी। मान लो जो इनिशियल डायरेक्शन था वो अलोंग एक्स एक्सिस था, है ना, तो मैं कहूंगा कि भाई मेरी इनिशियल वेलोसिटी फिर क्या हुई, 10 आई कैप, है ना। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, अपनी तरफ से पकड़ के चल रहा हूँ कि वो एक्स एक्सिस की तरफ था डायरेक्शन का। तो 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, दूसरा डायरेक्शन -10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये सब जो चेंजेस आए वो कितनी देर में आए, 1 सेकेंड में, है ना। तो एक्सेलरेशन हमको निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन, तो वो होता है वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। अच्छा वेक्टर v2 की वैल्यू क्या है बेटा, -10। अच्छा एक मिनट, डेल्टा टी तो रहेगा लिखना, है ना। तो -10 आई कैप, वेक्टर v2 की वैल्यू माइनस, अब ये तो प्लस में है ना, तो प्लस में डालना पड़ेगा इसकी वैल्यू को, 10 आई कैप डिवाइडेड बाय 1, ठीक है ना। अब -10 आई कैप -10 आई कैप कितना होता, -20 आई कैप, तो ये हो जाएगा -20 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में। तो जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है ना, मान लो वो ट्रैवल कर रहा था v वेलोसिटी से और वो अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -v। तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा -2v/2 t, सॉरी ये याद रखना। v वेलोसिटी से आ रहा था, वापस v वेलोसिटी से गया, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, -2v/t, ये याद रखना। अब वो वाला ट्राई करिए।
करो। इनिशियल डायरेक्शन पॉजिटिव पकड़ो, बोलो हरीफ क्या आएगा, जल्दी कर कैलकुलेट। रुक जाओ हरीफ बता कैलकुलेट करके। अगले हफ्ते, आने वाला हफ्ता, ये नहीं, ये संडे नहीं, उसके आने वाले संडे आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे टेस्ट आएगा। हो गया ना वो? अभी संडे हुआ ना? अरे हाँ, मैंने बोला था वर्किंग डे में लूँगा मैं। तो बोल ही गया मैं। ठीक है, अब भी ये संडे को ले लेते हैं, आने वाले संडे को। अच्छा याद दिला दिए। टेस्ट पेपर्स पढ़े हुए तो वैसे ही। हाँ बोलो। नहीं, 1 आ रहा क्या? -5। देखो वेक्टर v1 क्या है? 10 i कैप मीटर पर सेकेंड, है ना? ऑब्जेक्ट सीधा सीधा गया कि वापस आया? हो वापस आया ना, अपोजिट डायरेक्शन। अरे दिख रहा नहीं है लिखा वहाँ, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में आया। तो वेक्टर v2 इज इक्वल्स टू -15 i कैप मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये सब बदलाव जो हुआ वो कितनी देर में हुआ? 5 सेकेंड। तो अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा? देखो, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपॉन डेल्टा टी। तो दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर v2 कितना है बेटा? -15 i कैप -5 i कैप अपॉन 5। तो ये हो जाएगा -25 i कैप अपॉन 5 -5 i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन। देखो अक्सर इसमें इसका मैग्नीट्यूड भी पूछता है आपसे, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछता है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा तो क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है ना। जब मैग्नीट्यूड बोल रहा है तो डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है ना। चलो देख लो। कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, बातें नहीं, कुछ पूछना है मेरे से पूछो। 20 मीटर पर सेकेंड ऑन सीइंग एन ऑब्जेक्ट ड्राइवर अप्लाइज brakes and stops the car in 4 seconds. Calculate retardation of the car. कार का रिटार्डेशन क्या होगा वो पता लगाओ। रिटार्डेशन, जिसको डी एक्सेलरेशन, जिसको आप निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, है ना। अरे एक्सेलरेशन है क्या? सिंपल भाषा में बोले तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, तो हर 1 सेकंड में कितने से स्पीड बढ़ रही है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको ऊपर ले जाया जाए, है ना, वहाँ से धक्का दे दो ऊपर से, है ना, मान लो 2000 फीट के ऊपर लेके गए आपको प्लेन से, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा पिक्चर देख कर आए आप, है ना, और आप बोले मैं भी ऐसे कूदूँगा, बोले, है कि नहीं?
मैं बोला बिल्कुल ट्राई मारो, मैंने तुमको धक्का दे दिया वहाँ से प्लेन में ले जाकर। फ़र्क ये है कि पैराशूट नहीं दिया तुमको साथ में मैंने, है कि नहीं? तुम नीचे गिर रहे है ना, मैं भी साथ में तुम्हारे पैरेलली जंप कर रहा, मतलब अब फिजिक्स पढ़ते चला अपन, मैंने बोला जब तक नीचे गिरे जब तक के फिजिक्स पढ़ते। मतलब घड़ी देख, और तेरे मान ले एक हाथ में घड़ी है एक हाथ में स्पीडोमीटर है, तो तेरी स्पीड बताता, मैं बता तेरी हर एक सेकंड में स्पीड बढ़ रही है, बोले हाँ बिल्कुल बढ़ते जा रही है। बोले मतलब कितने से बढ़ रही? तो 9.8 से, हर एक सेकंड में तेरी स्पीड बढ़ेगी 9.8 से, 9.8 मीटर पर सेकंड, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसा बढ़ते चले जाएगी, है ना। तो तुम क्या देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, हर एक सेकंड में कितने से बढ़ रही है? 9.8 मीटर पर सेकंड से। इसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। वहीं अगर किसी चीज़ से आपको ऊपर फेंका जाए, है ना, मान लो किसी मशीन के अंदर अटका के, गुलेल के अंदर नीचे अटका के तुमको ऊपर फेंकेगा, है ना, रहते ना बात है ना। अभी जैसा है बड़े जोश से गए मैं नागपुर, बोला एक्सप्लोर जाएंगे जब भाई अपन, वो देख लिया उसके अंदर मैंने कि भाई वो ऊपर जाते वो पकड़ के वो क्या क्या तो भी झूले बड़े बड़े, मैं भी करूँगा ट्राई, मतलब एडवेंचर करेंगे। अब मैं गया वहाँ पर, एक लड़की थी उसको पकड़ मेरे सामने उसको करे लॉन्च पार्ट करिए ऊपर, मैं बोला भाई मैं नहीं जा रहा जो चिल्ला रही आ रहा था भाई कौन जा रहा है वहाँ पे, मैंने बोला इतना पर, तो उसमें ऐसी नीचे से ऐसा करते लॉन्च करते जप करे ऊपर लॉन्च करते फिर वो, तो ऐसे ही इमेजिन कर लो, है ना। उसको तो लाने के लिए वापस रस्सी थी, तुम्हारे को लाने के लिए रस्सी नहीं है ना। तुमको ऐसा नीचे करे गुलेल जैसा कुछ बनाए और ऊपर फेंके तट, अब तुम जा रहे हो ऊपर ऊपर ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तुम्हारा क्या होगा, स्पीड कम होते जाएगा, है ना। मैं बोलूँगा बता रहे हर एक सेकंड में कितने कितने से कम हो रहा, वही 9.8 मीटर पर सेकंड से कम होगा, है ना। तो जब आप मान लो जैसे कि 9.8 थोड़ा सा समझना मुश्किल जाता तो 10 पकड़ के चलते हैं, तो मैं बोलूँगा ठीक है, जब तुम यहाँ से लॉन्च किए थे, बेटा इधर ध्यान दे दो यार, जब तुम लॉन्च किए थे तुम्हारी स्पीड कितनी थी? 100 थी, है ना। नीचे से जब लॉन्च किए तब तुम्हारी स्पीड कितनी थी? 100 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड के बाद कितनी है? मान लो 90 मीटर पर सेकेंड। फिर एक सेकंड के बाद कितनी है? 80 मीटर पर सेकेंड। फिर एक सेकंड के बाद कितनी है? 70 मीटर पर सेकेंड, एंड सो ऑन, कम होते आएगी। मैं बोलूँगा स्पीड कम हो रही ना, है ना। हर एक एक सेकंड में कितने से कम हो रही? 10 से। तो भाई कम हो रही कितने से? 10 से। तो ये जो 10 मीटर पर सेकंड, बल्कि माइनस में बोलना चाहिए, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरा रिटार्डेशन है। ये मेरा क्या है? रिटार्डेशन, है ना। माइनस में आता है वो वैल्यू, अपने आप माइनस में आ जाता हो, तो क्या है? रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन, ऐसे उसके कई सारे नाम हैं। तो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है यहाँ पे सामने। एक कार है जो कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है? बोलो कितने स्पीड से? 20 मिनट। तो मैं सबसे पहले उसकी इनिशियल स्पीड लिखूंगा, है ना। तो मैं बोलूँगा देखो भैया, इनिशियल स्पीड आएगी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड क्या है उसकी? 0। रुक गई ना वो, है ना, वो कार रुक गई आगे रखी, स्टॉप्स। तो फाइनल स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये सब बदलाव कितनी देर में हुआ? 4 सेकेंड। तो मैं कहूँगा देखो, एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपॉन डेल्टा t, t2 माइनस t1 या डेल्टा t, ये बोलेंगे एक ही बात है। तो वो हो जाएगा 0 माइनस 20 अपॉन 4। तो फिर मैं कहूँगा देयरफॉर एवरेज एक्सेलरेशन, है ना। मैं एक मिनट मैग्नीट्यूड डाल रहा हूँ ना, मेरे को वेक्टर फॉर्म में डाल रहा हूँ। मेरे को एक काम करते हैं ना, इसको ज़रूरत नहीं है वेक्टर फॉर्म में लिखने, वैसे ही हो जाता, ठीक है। तो मैं कहूँगा एवरेज एक्सेलरेशन फिर कितना आ जाएगा? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस आने का मतलब क्या हुआ बेटा? रिटार्डेशन है। जब भी इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस में आए तो समझ जाना कि यहाँ पर क्या हो रहा है? रिटार्डेड मोशन है। यहाँ स्पीड लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। लिख लीजिए। क्या हो गया बेटा? तो लिखो।
एवरेज, हाँ हाँ, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस माइनस है ना, मैग्नीट्यूड बोल रहे तो 5 है ना, माइनस इंडिकेट करता है भैया कि ये वैल्यू कम हो रही है ना। अब आएगा हमारा अगला पार्ट 3.4.2 इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिएगा बेटा इस पे अच्छे से। Instantaneous acceleration. ठीक है, वो बेटा उधर का हो गया। जैसे आपने पहले एवरेज वेलोसिटी निकाले थे, जैसे आपने पहले एवरेज वेलोसिटी निकाले थे, बाद में फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाले थे कि भाई आप लंबी दूरी चल कर गए, आप लंबी दूरी चल कर गए और मैंने देखा कि भैया डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ना, और फिर उसके बाद टाइम कितना लग गया उसको, आपने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकाले, उसको कहा दिया आपने एवरेज वेलोसिटी कहा। ठीक है कि मेरी एवरेज वेलोसिटी 60 की है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप लगातार 60 की स्पीड से जा रहे, मीनिंग ये होगा क्या लगातार आपकी स्पीड 60 है करे, ऐसा होगा क्या, ऊपर नीचे हुआ होगा मगर उसका एक एवरेज वैल्यू इतना इतना आया करके। इसी तरह मिसाल के तौर पे एक्सेलरेशन दो तरह के होते हैं, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। मामला क्या था कि जब तुम ऊपर से किसी चीज़ को नीचे गिरा रहे थे तो मैंने क्या बोला था, उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी और हर एक सेकंड में कितने से बढ़ेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड से। मगर ये ज़रूरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसे ही होगा, ज़रूरी नहीं है ना। अब जैसे जैसे काफ़ी ऊपर से जब तुम नीचे गिराते तो एटमॉस्फेयर की लेयर अलग अलग होती, डेंसिटी अलग अलग होती, तो कहीं कहीं जगह पे स्पीड तेज़ी से बढ़ती, तो कहीं कहीं जगह पे स्पीड थोड़ा कम धीरे धीरे बढ़ती। तो ये जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है ना वो असल में फिक्स नहीं होती है, बदलते रहती है। तो चलो मान लो कि एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बदल रही है, चेंज हो रही है लगातार, और मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ मगर एक्सेलरेशन की भी कोई वैल्यू देखा जाए तो फिक्स नहीं है, बदल रही है। अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम t1 की वेलोसिटी लूँगा और पर्टिकुलर टाइम t2 की वेलोसिटी लूँगा v2 और फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, तो उससे जो आंसर मिलेगा मुझे वो एक एवरेज वैल्यू मिलेगा। वो क्या मिलेगा मेरे को, एवरेज वैल्यू। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक सेकंड में इतनी से ही वैल्यू बढ़ रही है, हो सकता है कहीं कहीं से ज़्यादा बढ़ रही होंगी एक सेकंड में, कहीं कहीं ऐसा होगा कि नीचे गिरते वक्त एक सेकंड में कितने से बढ़ रही, 9.8। तो कभी कभार ऐसा हुआ होगा एक सेकंड में कितने से बढ़ रही, 9 मीटर पर सेकंड से। फिर कभी कभार ऐसा भी हुआ होगा कि एक सेकंड में कितने से बढ़ी, 10 मीटर पर सेकंड से। मान सबका एवरेज निकाले अपन ने, एवरेज आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ रहे आप। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिर रही है तो हर एक सेकंड में उसकी स्पीड 9.8, 9.8, 9.8, 9.8 से बढ़ते रहेगी, ये ज़रूरी नहीं है। मगर चलो ठीक है, मुझे मालूम है ज़रूरी नहीं है, मगर मैं उसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकता हूँ ये फॉर्मूले से। मगर मैंने बोला है ठीक है, ऊपर से किसी चीज़ को छोड़ा,
जब 5 सेकेंड हो चुका है, जब 5 सेकेंड, कितना 5 सेकेंड हो चुका है, तब बताओ एक्सेलरेशन क्या थी। मतलब अब क्या कर रहे हैं आप, पूरी जर्नी का एक्सेलरेशन देख रहे हैं क्या? आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम का बता रहे हैं, ये टाइम का एक्सेलरेशन बताओ, वो टाइम का एक्सेलरेशन बताओ, ये टाइम का एक्सेलरेशन बताओ, जिसको आप क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एट एनी इंस्टेंट, मतलब जितनी तेजी से विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखना चाहिए था। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी इंस्टेंट पे, इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, तो बोले भैया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा फिर? कुछ नहीं बेटा, उसमें डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो इट विल टेंड्स टू 0। निकालना वही है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, निकालना वही है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मगर डेल्टा टी की वैल्यू क्या रहेगी? बहुत छोटी हो जाएगी, 0 के करीब हो जाएगी, बहुत छोटी। यार फिर बोले ऐसे तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, इसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते, dv अपॉन dt का, यानी कि किसका, डेरिवेटिव, जहां पर आपका वेलोसिटी क्या रहेगा, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जहां पर वेलोसिटी क्या होगा, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और आप इस तरह का फॉर्मूला लेकर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। एक खास बात नोट करने वाली है, छोटी सी बात है, एक ही बात है, नोट करने वाली बात है यहां पे। अगर मान लो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x रहा तो क्या करोगे आप? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x है और आपसे डेरिवेटिव पूछा गया है, या फिर एक्सेलरेशन पूछा गया है। मेरे ध्यान में आएगा, अरे कोई बात नहीं भाई, देखो अपन अच्छे से बताते हैं अपन, बोले देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है। बिल्कुल सही, एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है। वेलोसिटी की इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मगर ये इक्वेशन टाइम में थोड़ी है। इक्वेशन टाइम में है क्या? ये तो काय में है आपका पोजीशन। वेलोसिटी की इक्वेशन है, काय में है पोजीशन। अगर वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम में होती तो टेंशन ही नहीं था मेरा, मेरे को डेरिवेटिव आता है, अब डायरेक्ट डेरिवेटिव लेता, काम खत्म। मगर मान लो मामला ऐसा रहा कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ रहा, तो अब क्या करेंगे आप? हाँ नहीं, हाँ डबल डेरिवेटिव एक है, इसका एक है तरीका डबल डेरिवेटिव, मगर एक और आपको आसान तरीका बताता हूँ। मान लो मैं क्या करता हूँ कि इसको ऐसा लिख देता हूँ, dv अपॉन dx मल्टीप्लाई बाय dx अपॉन dt, है ना। dv अपॉन dx इज इक्वल टू dx अपॉन dt, है ना। ये कुछ समझा गया? यहां पर मैंने dx से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। सर ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर न्यूमरेटर में डाल दे, डिनोमिनेटर में भी डाले ना। अरे भाई तू पैसा लेने जाता उधार किसी से, है ना। मान लो मुझे एक बिजनेस चालू करना है यार, मुझे उसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है, मुझे तकरीबन 30-40 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। मैं एक लेनदार जो लेंडर रहेगा उसके पास जाऊंगा, मुझे 30-40 लाख रुपए दो, मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है। वो मुँह उठा के दे देगा, हाँ जा ले जा, आएगा क्या? अगर अपन उसके पास से कुछ ले रहे हैं तो उसके पास उतने अमाउंट की कोई चीज़ गिरवी रखते हैं अपन। अच्छा ठीक है, मेरे घर के पेपर्स तेरे पास रख, अगर मैंने तेरे को धोखा दिया तो तूने मेरा घर जब्त कर लेना, होता ना ऐसा, है ना। कोई गहने रखता, इक्विवेलेंट नहीं, ऐसा नहीं चलेगा कि 30-40 लाख रुपए ले रहे और 2 लाख के गहने रख रहे, उसकी इक्विवेलेंट अमाउंट चाहिए, है ना। तो इक्वल अमाउंट का, और कोई इतना बेवकूफ़ भी नहीं होगा कि भाई 30-40 लाख रुपए ले रहे और 1 करोड़ की चीज़ उसके पास गिरवी रख रहे, ये भी बेवकूफ़ी हो जाएगी, है कि नहीं। वो बोलेंगे रख तेरे पास, मैं ये जब्त कर लिया, है कि नहीं। तो जितना आप पैसा ले रहे हो उतना इक्वल अमाउंट सामने वाले के पास गिरवी रखते हो, इसको बैलेंस बोलते हैं। वही यहाँ पर हुआ, मैंने ज़बरदस्ती न्यूमरेटर ने dx लिया, न्यूमरेटर ने ज़बरदस्ती dx लिया, तो उसको नीचे भी dx देना पड़ेगा ताकि सिस्टम बैलेंस रहे। मगर ऐसे लिखने के तरीके के वजह से एक खास चीज़ नज़र आती। देखो dv तो पहले से था, dt भी पहले से था, नया जन्म किसका हुआ? dx का, और यहाँ पर भी उसकी वजह से dx को डालना पड़ा। मगर dx अपॉन dt तो क्या होता है? वेलोसिटी। तो बेटा फिर ये क्या होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय dv बाय dx, एकदम शॉर्ट फॉर्मूला ये। मैं ये जब प्रॉब्लम आएगा ये दोनों तरीके से करके बताऊंगा, ये शॉर्ट फॉर्मूले से भी और वो जो बताया था डबल डेरिवेटिव से भी करके दिखाऊंगा मैं, लिख के रखिए।
A particle is moving in a straight line. एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है and its velocity is given as v equals to twice t plus 1 meter per second. Calculate acceleration at any instant and also determine whether it is uniform और नॉन यूनिफॉर्म. तो आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, साथ ही साथ ये भी बताना है कि वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है. ये दोनों बातें पता लगाना है आपको, है ना. बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत पांचट क्वेश्चन है ना. मैंने अभी अभी देखा कि मुझे अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना पड़ता है. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या रहेगा बेटा, d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, यानी कि d बाई डी टी ऑफ ट्वाइस t प्लस 1. तो देखो 1 अकेला है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और ट्वाइस t का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. अच्छा, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म है ना. और मैं यहाँ पर लिख दूंगा यूनिफॉर्म साइड में. अच्छा, यूनिफॉर्म क्यों है वो? कैसे पहचाने कि आपने यूनिफॉर्म है वो? a की वैल्यू एक सिंगल वैल्यू 2 आ रही है. अगर a की डेरिवेटिव लेने के बाद अगर a के फॉर वैल्यू में या a के इक्वेशन में t आ गया, क्या आ गया, t आ गया, x आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नॉन यूनिफॉर्म है ना. अब ये देखो खाली से एक नंबर है ना 2, मैं पूछूंगा तुमसे 2 सेकंड के बाद पता लगाओ क्या आएगा, तो तुम कुछ नहीं कर सकेंगे. है कि यहाँ पर t की वैल्यू 2 सेकंड डालने के लिए एक खाली नंबर है ना, एक सिंपल एक नंबर है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है. तो इन सच सिनारियोज हम कहेंगे कि भाई ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. नेक्स्ट, a particle is moving in a straight line. एक पार्टिकल जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, such that its displacement is given by, इस तरह से कि उसका डिस्प्लेसमेंट ये फॉर्मूले से दिया जाता है, s इज इक्वल्स टू 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर मीटर्स. कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट. किसी भी वक्त, मतलब कोई खास पर्टिकुलर टाइम में नहीं निकालना है अपने को, टी रहने देना उसके अंदर, अपने को एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके बताओ एट एनी इंस्टेंट. बताइए बेटा क्या आएगा, कैसे करेंगे. अब कई लोगों के मन में विचार चल रहा होगा, सर एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आता है, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट है. कोई बात नहीं बेटा, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डेरिवेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा, वो वेलोसिटी बन जाएगा. फिर वेलोसिटी बन गया, एक और बार डेरिवेटिव ले लो, एक्सेलरेशन बन जाएगा वो, है ना. तो एक्सेलरेशन सॉरी v इक्वल्स टू ds अपॉन dt, यानी कि 12t स्क्वायर प्लस 60.
है ना, 12t² प्लस 60। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, dv/dt, यानी क्या वो हो जाएगा बेटा 24t प्लस 6 हो गया, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, दिस इज इट। एट एनी इंस्टेंट ना, किसी भी वक्त, तो उसमें टी रहेगा। क्वेश्चन बाकी है क्या, क्वेश्चन जल्दी लिखो, टाइम बहुत कम है। चलो फिर एक ही क्वेश्चन लेता हूँ मैं और बाकी कर लेता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, ख़त्म पर है टाइम। आप बताना मुझे इसका आंसर। The displacement of a particle moving in a straight line is given by s is equals to t raised to power 4 plus 3t square plus 8 meters। Find acceleration at t equals to 1 second। Find acceleration at t equals to 1 second। करो कैलकुलेट। घड़ी पर इतनी जल्दी कैसे टाइम हो गया, 11:15 कितना आ रहा 18 है ना। जैसे कि अगर मैं सपोज करो पहले एक बार डेरिवेटिव लूंगा तो वो वेलोसिटी बन जाएगा, है ना। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4t³ प्लस 6t, ये क्या बन गया भाई वेलोसिटी। एक और बार डेरिवेटिव लूंगा तो 12t² प्लस 6, ये एक्सेलरेशन बन गया। मगर जैसे कि उसने हमको टाइम दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन आपको कब का निकालना है 1 सेकेंड का। तो एट t इक्वल्स 1 सेकेंड 12 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर प्लस 6, a इक्वल्स टू 18 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एक ले लो और सर क्या है था displacement of a particle as a function of time is given as s is equals to alpha plus beta t plus gamma t square
प्लस डेल्टा टी रेज टू पावर 4, तो स्मॉल डेल्टा है वो, वेयर अल्फा, बीटा, गैमा एंड डेल्टा आर कॉन्स्टेंट्स। ये सब के सब क्या बेटा? कॉन्स्टेंट्स हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इनिशियल velocity and initial acceleration। इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो कैलकुलेट करिए। ये कैपिटल डेल्टा होता है और ये स्मॉल डेल्टा होता है। जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए होता है ना, कैपिटल डी स्मॉल डी, वैसा। चलो बेटा करो कैलकुलेट। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, आपको इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। 1 है बेटा, ओनली 1, t इक्वल्स टू 1। चलो करो सॉल्व, देखते कौन बताएगा सही जवाब। बीटा इज टू ट्वाइस गामा, आई थिंक। सबसे पहले तो आप इसका एक बार डेरिवेटिव ले लो, तो वो तो वेलोसिटी बन जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। बस बीटा प्लस ट्वाइस गैमा टी प्लस 4 डेल्टा टी क्यूब, है ना। ये वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट आया हुआ है। इधर ध्यान दो बेटा, इधर बाद में लिखना। ये वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट आया हुआ है। अपने को इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए टी की वैल्यू क्या करना पड़ेगा? 0 डालना। टी यहाँ ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, है ना। ये भी पार्ट 0 हो जाएगा, ये भी पार्ट 0 हो जाएगा, बस ये बचे रहेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फिर क्या रहेगा? ओनली बीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। बीटा अकेला है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा? बोलो बोलो बोलो, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2 गैमा टी का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 गैमा, और इसका आ जाएगा 12 डेल्टा टी स्क्वायर, है ना। ये हो गया एक्सेलरेशन का। अपने को चाहिए इनिशियल एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू 0, है ना। टी की वैल्यू 0 डालो, टी की वैल्यू 0 डालूंगा यहाँ पर, तो ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। तो इनिशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ट्वाइस गैमा। क्वेश्चन नंबर 2। तो बिल्कुल सही कहा था आपने। इनिशियल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हाउ मच देन? बीटा अपॉन ट्वाइस गैमा। बाकी कल देखते हैं।